अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। आपका जो टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं? एटम के स्ट्रक्चर को, यानी एटम की साख, एटम किस तरह का दिखता है। यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया है, यानी एलिमेंट्स हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। फॉर्म्स कौन सी हैं? जैसे मैटर जैसे डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, एलिमेंट्स भी डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड में और कुछ गैसेस में पाए जाते हैं। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूट, एक बेसिक जुज से मिलकर बने हैं, उसको हम कहते हैं एटम। जितने भी एलिमेंट इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो सब के सब किससे मिलकर बने हैं? एटम से। अब ये एलिमेंट्स जो हैं ये डिफरेंट क्यों है? कि कुछ एलिमेंट सॉलिड है, कुछ लिक्विड है और कुछ गैसेस हैं। आपने सोचा ये एलिमेंट डिफरेंट क्यों है? ये किसी ना किसी रीजन की वजह से ही डिफरेंट होंगे। अब जैसे मैं बात करती हूँ, अगर मैं सॉलिड एलिमेंट्स की बात ले लूँ, आयरन, लोहा जिसको आप कहते हैं, गोल्ड, सोना, एल्यूमिनियम और जिंक, ये चारों के चारों मेटल है, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। जैसे मैं आयरन की बात करूँ ना, ये हैवी मेटल है, ठीक हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक ये भी मेटल्स हैं, लेकिन ये लाइट मेटल्स हैं। तो ये लाइट किस वजह से है और ये हैवी किस वजह से है? इसी तरह से अगर मैं मेटल और नॉन मेटल्स को कंपेयर करूं तो मेटल लस्ट्रस होती है, यानी ये चमकदार होती है। चमकदार का मतलब है, आपको पता है जब आयरन है अगर उसमें रोशनी डालें तो वो थोड़ी सी सरफेस चमकीली शो होती है। इसी तरह से नॉन मेटल्स कार्बन और सल्फर है, ये डल होती है, यानी ये थोड़ी सी यानी इतनी चमकीली भड़कीली नहीं होती, इनकी सरफेस डल होती है। ये सब के सब जो एलिमेंट डिफरेंट होते हैं ये अपने कॉन्स्टिट्यूट की वजह से डिफरेंट होते हैं, यानी हर एलिमेंट एक खास किस्म के एटम से मिलकर बना है, जिसकी वजह से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या नजर आता है? डिफरेंट नजर आता है। एलिमेंट्स के डिफरेंट होने के रीजन ये है कि हर एलिमेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट से मिलकर बना है, डिफरेंट अज्जा से मिलकर। वो अज्जा कौन से हैं? वो एटम्स हैं, डिफरेंट एटम से मिलकर बना है, जिसकी वजह से ये एलिमेंट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में है। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले अगर मैं एटम की हिस्ट्री में जाऊं तो सबसे पहले एटम का जो वर्ड है वो किसने दिया था? एक ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रिटस, उसने एटम का वर्ड सबसे पहले पेश किया, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल। एटमोस ग्रीक वर्ड से आया था और इसका मतलब होता है इंडिविजिबल, यानी इसको मजीद नहीं तोड़ा जा सकता है, मजीद ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये सबसे छोटी चीज है। जैसे आप कह रहे हैं चीज है, ईंट है, आप उसको तोड़ोगे पत्थर बन जाएगा, पत्थर को तोड़ोगे छोटे छोटे पार्टिकल, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको ना तोड़ा जा सके, एटमोस एक ग्रीक वर्ड इंडिविजिबल से आया है। अब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सी थ्योरीज पेश की जाती है, लेकिन आप जब इस बुक में पढ़ रहे हैं वो जॉन डाल्टन की थ्योरी है, उसने 1803 में पेश की थी, जिसको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। इसके मुताबिक भी एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, यानी ये तोड़ा नहीं जा सकता, ये ब्रेक नहीं किया जा सकता है। अब ये अगर मैं कहूँ ना 19th सेंचुरी के एंड तक तकरीबन यही समझा जाता था कि किसी भी मैटर में जो सबसे छोटी चीज होती है ना वो एटम होता है और उसको फर्दर डिवाइड या ब्रेक नहीं किया जा सकता है। लेकिन 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, यानी उसके लास्ट कुछ ईयर्स में इसमें साइंटिस्ट ने काम करना शुरू कर दिया कि वाकई ही क्या एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, यानी उससे मजीद छोटे पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं। तो एक कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे जिनको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। इसके लिए जो फेमस है वो विलियम क्रूक और जे थॉमसन है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने फिर जब ये तजर्बात किए तो उनको पता चला कि एटम के अंदर और भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, यानी जो पहले बात की जो डाल्टन कहता था कि एटम इंडिविजिबल है, बाद में ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए पता चला कि ये एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं जो एटम्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनको आप आजकल स्टडी करते हो, जिसमें नेगेटिव पार्टिकल्स हैं जिनको आप इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हो और पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं जिनको आप प्रोटॉन्स का नाम देते हो। यानी एटम के अंदर मजीद छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पार्टिकल्स हैं और ये प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, ये कैसे पता चला था? ये जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्चुअली में ग्लास की ट्यूब होती है, यानी आप ऐसे कह लें कि ट्यूब है काफी सॉलिड ग्लास की ट्यूब, इसके अंदर दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है और एक नेगेटिव के साथ। इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट से पता चलाया गया था कि इधर किसी पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज नेगेटिव होती है वो किस तरफ जाती है? पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ? वो पॉजिटिव की तरफ जाती है। कोई चीज अगर नेगेटिव है
तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, और अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे इनका जो डिफ्लेक्शन था ये एनोड की तरफ था। एनोड की तरफ क्योंकि एनोड में पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव पार्टिकल्स इस एनोड की तरफ आ रहे थे। जबकि जो प्रोटॉन्स थे जिनको हम कैनाल रेज या कैथोड रेज हम बाद में पढ़ेंगे, इनका डिफ्लेक्शन जो था ये कैथोड की तरफ था। कैथोड में नेगेटिव चार्ज था और ये इसकी तरफ जा रहे थे। इनकी डिफ्लेक्शन से ही पता चलाया गया कि नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन्स हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट ऐसे लेक्चर्स के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।